शनिवार को मुझे मिलने के लिए आते, रविवार को छुट्टी रहती है, सोमवार से शनिवार कॉलेज रहता है, शनिवार शाम को 1-2 घंटा बैठ के जाते। और वहां पर वो जो स्वयं संशोधन करते थे भारतीय चिंतन के आधार पर, वो सारी बातें उनको बताते थे और धीरे से एक बात बोलते थे। जैसे ही परीक्षा सामने आती है तो देखिए भाई, आप जब पेपर छुड़ाने के लिए जाएंगे तो मैंने सोमवार से शुक्रवार तक आपको क्लासरूम में जो पढ़ाया वो आपने वो क्वेश्चन आंसर के समय उस ज्ञान का उपयोग करना। लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, स्वयं का व्यवसाय शुरू करेंगे, सेवा शुरू करेंगे, उस समय हम शनिवार को रात्रि में जो गपशप करते हैं उस ज्ञान का उपयोग आप कर सकते हैं। इतना सुंदर विवेक उनके पास था, अंतरराष्ट्रीय ख्याति। ये जितने नाम मैं अभी बताऊंगा आप उसको गूगल पर सर्च करके सब देख सकते हैं। मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, संत नामदेव को याद किए बिना यहाँ कैसे बोलूँगा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने उनके यहाँ दोहे बोलते थे, मराठी में अभंग बोलते थे। तो एक कपड़े बेचने वाला उसकी माता को पहली कन्या हुई। हमारे सारे 10 गुरुओं ने जो हमारी गलत सामाजिक मान्यताएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत सुंदर ज्ञान का प्रकाश दिया है। ऐसा ही ये जो एक भेदभाव का मन पर दबाव प्रभाव, लड़की लड़का, तो ये माँ भी रोई लड़की होने के बाद महाराष्ट्र में, और बाद में उसने भगवान की आराधना की कि मुझे पुत्र है। तो भगवान तो आपको मालूम है आज भगवान जयंती है, तो तपस्या आराधना करने से तो संतुष्ट होते हैं, कृपा करते हैं। और ये नामदेव का जन्म हुआ। मां ने इतनी घोर तपस्या की थी तो जन्म के 2 वर्ष के बाद ही ये मुख से भगवान के छोटे छोटे दोहे बोलने लगा। और फिर अपने पंजाब में आया, पंजाब में ही उनकी समाधि है। ज्ञान कहां से प्राप्त करना? तो हमारे संतों से प्राप्त। हम बड़े सुंदर अवसर पर सम्मिलित हुए। 2 दिन पूर्व भगवान महावीर की जयंती हुई, आज हनुमान जयंती। जैन परंपरा में आज की तारीख में एक बहुत श्रेष्ठ संत है आचार्य महाश्रवण जी। उनका सानिध्य मुझे मिला। उन्होंने कहा भारत की विशेषता क्या है? संत ग्रंथ ये अपनी संपदा है, इसमें विविधता हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं, संत अनेक हो सकते हैं, ग्रंथ भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन ये द्वंद्व के लिए नहीं, आपस में संघर्ष के लिए। इसलिए महावीर ने वो अनेकांतवाद बताया। जैसे मैंने यहां से भी कहा कि मेरे पीछे में भारत माता का चित्र है, ये सही है कि गलत है? सही है। मैंने कहा आपके सामने भारत माता है, ये सही है कि गलत है? तो मैं भी अड़ा रहा, मेरे पीछे भारत माता है, आप कौन बोल रहे हो भारत माता सामने, गर्दन काट दूंगा आपकी। तो ये भारत का चिंतन नहीं। सारे विश्व को हमको यदि समर्थ, समृद्ध और शांति का आनंद देना है तो ये संत, ग्रंथ और पंथ, यहां से ये जो ज्ञान का प्रकाश, ये धारा बह रही है, वो अमृत हमको प्राशन करना। मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूं। संत तुकाराम महाराज का जन्म गांव है देव। उन्होंने जो ग्रंथ रचना की थी, समाज में ऐसे दुष्ट लोग मिलेंगे आपको जो अच्छा काम करते हैं, उन्हीं का विरोध होता है और वो तीव्रतम होता है।
तो तुकाराम महाराज का वो सारा भक्ति जो थी, उसके कारण जो प्रतिष्ठित ऐसे लोग थे वहां के, उनके भक्त इनके पीछे भागने लगे, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। तो उनकी जो सारी, हम नालंदा की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे घर में भी कुछ ऐसे हुआ है, उसको भी थोड़ा देखो भाई। तब समग्रता से चिंतन हुआ। तो उन्होंने एक छोटा सा देहात है देहू नाम का महाराष्ट्र में, इन्होंने जो सारे ऐसे अभंग बोलते मराठी में, वो ग्रंथ को वहां की इंद्रायणी नाम की नदी डुबो दिया। 13 दिन ये महात्मा ने, तुकाराम महाराज ने अन्नप्राशन नहीं किया, भगवान की आराधना करते थे। और कथा ऐसी है कि फिर से उनको मिल गया। उसी गांव में मुंबई में डॉक्टर बने हुए डॉक्टर मापुस्कर, हाँ, पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे कुछ पुरस्कार मिले हैं इन लोगों, जो मैं नाम ले रहा हूँ अभी प्रारंभ में। ये मुंबई से वहां देहू में आए, छोटा सा देहात, और वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। तो ये लोग गांव छोड़ के मुंबई में रहते हुए, अभी हम यहाँ पर रुके थे, आपका कितना सुंदर कैंपस है अपने कॉलेज, ऐसे देहात में, और टॉयलेट के लिए खेत में जाना, अरे नहीं, मैं नहीं आ सकता। गांव के लोग तो तुकाराम महाराज से बोलते, महाराज आप यहाँ से जा नहीं सकते, आपको यही रहना पड़ेगा। विवाह भी करा दिया उनका, लेकिन उनके पास बुद्धि थी, बुद्धि वैद्यकीय ज्ञान के लिए लगी थी। अब बुद्धि टॉयलेट की व्यवस्था में लगी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को जानकारी मिली, एक डॉक्टर ने इतनी बड़ी क्रांति भारतीय ज्ञान से वहां पर एक उत्तम शौचालय की व्यवस्था, और इस आविष्कार के लिए, अनुसंधान के लिए उनको पद्मश्री से पुरस्कार मिला। आज भी उनकी बेटी उस गांव में है, वो भी डॉक्टर है, उसने गांव नहीं छोड़ा। मेरे पिताजी ने देहात के गांव के लोगों की सेवा की, मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगी, वही सेवा कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी का याद करना अच्छा रहेगा, विशिष्ट परंपरा का कुछ विषय है। विवेकानंद अपना सारा ज्ञान लेकर विश्व के रंगमंच पर अमेरिका में गए, वो सारी कथा आपको मालूम है। द्वेष क्या रहता है और गुरुकृपा क्या रहती है, इसका जीवंत उदाहरण आपने शायद इसके पहले भी सुना होगा। ये सारा उनकी कीर्ति बढ़ने के कारण वहां के दुष्ट लोगों ने इनकी हत्या करने का तय किया, और हत्या भी करनी है तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड करनी चाहिए, बम डालकर, हाँ, तलवार से काट के, ऐसे तो वो नहीं है, वहां बुद्धि का उपयोग करते हैं, हाँ, कुटिल है, दुष्ट जो है वहां भी अच्छे चिंतन है, इसकी भी बात करेंगे। तो घर में बुलाया और कॉफी में जहर डाल के उनके सामने कॉफी का पेला रख दिया। अब कोई आता है, हमको कॉफी खिलाता है तो पीना ही है ना। यहाँ पर हमको बहुत बढ़िया पराठे खिलाए, सब लोग बैठे, बड़े सुंदर स्वादिष्ट पराठा। तो विवेकानंद जी ने वो कॉफी का कप लिया, और जैसे ही पीने वाले थे तो साक्षात रामकृष्ण परमहंस का दर्शन वहां पर। बेटा इसको पीना मत, इसमें जहर है। वो तो फिर स्वामी विवेकानंद थे, जिसने जहर लाया था उसको बिठाया, आप भी बैठो और पियो ही। अब जिसने जहर डाला था वो कैसे पिएगा? तो उसने सारा राज खोल दिया। हमारे लिए आनंद की बात क्या है कि ये अधिकृत डॉक्यूमेंटेड, वो सीखने लायक बात है। ये सारा लिखित है वहां पर, काल्पनिक अपने व्यक्ति को बड़ा करने के लिए नहीं बता रहा हूं, पूरा ऑथेंटिक बता रहा हूं। जो घटना हुई उसने तो बोला, मैं क्या पूछूं, मैं तो बोलता हूं। इन लोगों ने फिर को बताया कि इसमें जहर डालो, पिलाओ, मैं ये नहीं पी सकता, क्योंकि उस पर आ गई ना, नाक दाबने की तो उड़ता है, मराठी बड़ी मोड़ है। हाँ, तो केवल विवेकानंद को लिया तो भी 1 महीना
आपको ये सारी परंपरा में मिल जाए। एक रॉकफेलर छोटी कहानी विवेकानंद को बता ही देता हूँ। गुरु क्या रहता है? गुरु स्कूल में गए, रामकृष्ण परमहंस छोटे देहात में रहने वाले, इनके पिता को गांव के मुखिया ने, राज पॉलिटिकल लीडर ने गलत गवाह देने के लिए दबाव डाला। ये तो गरीब थे, लेकिन अपने जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान, श्रद्धा थी। भूखे मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोले, गलत गवाह नहीं दे, अपना बाढ़ बिस्तरा लेकर गांव छोड़कर चले। सत्य का हरिश्चंद्र की कहानी हम सब सुनते हैं। रामकृष्ण आज के तारीख में क्या है? हजारों वर्षों तो भारत है, ठीक है, मैं मेरे आंखों से देख सकता हूं क्या ऐसे इस जीवन मूल्य से जीने वाले लोग? तो हाँ, आज भी देख सकते हैं। ऐसे मां पिता के घर ऐसे महान आत्मा जन्म लेती है। और नरेंद्र की मां की कहानी क्या है? माता भुवनेश्वरी, काशी, अभी बताया काशी में 150 गुरुकुल हैं। तो बाबा विश्वनाथ की आराधना की, बाद में इसका जन्म हुआ। नरेंद्र का ऐसा जन्म, तो जीव एकत्र आ गए, तो स्त्री पुरुष आने के बाद जो हो रहा है वो हो नहीं रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में क्या होता है? और फिर कोर्ट में जाते कि मैं पालन पोषण नहीं कर सकती, या तो पेट में मार डालो। तो दो इकट्ठा आते समय क्यों नहीं सोचा? जीवन क्या बढ़ता है? भारत की जीवन दृष्टि क्या बताती है? विवेकानंद की वहां की कहानी तो मालूम है आप, लेकिन भारत सरकार में भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे नरसिंह राव। उनको मेजर ध्यानचंद की जीवनी पढ़ने में आई और उन्होंने उनका जन्मदिन 29 अगस्त ये राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। केवल मेजर ध्यानचंद की एक जीवनी आपको इतनी दिव्य प्रेरणा देगी। 1926 में एक सामान्य खिलाड़ी के रूप में वो विश्व के 18 देशों में हॉकी खेलने के लिए गए। जितने गोल लगाए 1926, देश गुलाम है, ये सामान्य खिलाड़ी है, जितने गोल लगाए उसमें के 100 गोल अकेले ध्यानचंद के थे। इसका नाम था ध्यान सिंह। चंद्रमा के प्रकाश में झांसी में उसका घर है। परिवार प्रबोधनी काम है। तो सामने के मैदान में रात्रि के चंद्र के प्रकाश में ऐसे कील गाड़ कर उसमें अभ्यास करता था। कलाई में सारी ताकत, विद्यार्थी, स्किल डेवलपमेंट के बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं। ये कौन से ट्रेनिंग कैंप में गया था? प्रेरणा चाहिए, हाँ ये मेरे को करना है, सीखना है, मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे देश को नाम ऊंचा करना है। तो जब ऐसे ही एक विदेश में क्रिकेट हॉकी खेल रहा था तो एक युवती उत्तेजित हो गई और वो दौड़कर मैदान में चली गई और मेजर ध्यानचंद को कहा, आई वांट टू किस यू। मेजर ध्यानचंद 2 कदम पीछे गए। उन्होंने कहा, मैडम आई एम मैरिड। वो बोल रही आई वांट टू किस यू और वो बोल रहा है आई एम मैरिड। यानी उन देशों में इस बात को गलत भी नहीं मानते हैं। अमेरिका के अभी अध्यक्ष चुने गए ट्रम्प, टीवी पर क्या देखा हमने? सामान्य बात है उनके लिए, लेकिन भारत के पास कोई अलग दृष्टि है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्ठवत् आत्मवत्, ये जो है सर्वभूतेषु, ये ज्ञान उस समय जागरूक रखना, ऐसा प्रलोभन का कुछ भी ऐसा आकर्षण आने के बाद भी उस समय सजग रहना, सावध रहना। ये हनुमान जयंती के दिन इन गुणों का स्मरण हम सबको बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता ऐसे सद्गुणों से समृद्ध करेगा, यह मेरा विश्वास है। और आज ये
सारी बातें नष्ट होती हुई जा रही है। ऐसी लहर आई है, सुनामी आई है भोगवाद की, कि हमारी युवा पीढ़ी बचेगी कैसे। तो इसलिए पहले ये सारा जो भी खड़ा हुआ है, जैसे हम इस भवन में बैठे कंप्यूटर लैब के सभागार में, तो ये बनने के लिए कुछ रचना यहां पर हुई, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो राष्ट्र जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है परिवार, कुटुंब। यहाँ की ऐसी नीचे की दो चार ईंटें निकाल दी, ये रहेगा क्या भवन? हमारे परिवार यदि ऐसी बिखरने वाले, एक भी अभी परसों सुप्रीम कोर्ट के जज ने बता दिया, एक केस चली ना, फैमिली है कहां जी? सिंगल पर्सन इज फैमिली, फैमिली की व्याख्या बदल गई। तो ऐसे समय पर ऐसा पैराडॉक्स रहता है, उसी समय हमको एक अवसर मिलता है बहुत बढ़िया। अपने खलील जिब्रान नाम के एक बहुत श्रेष्ठ चिंतक, उन्होंने मित्रता को लेकर एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, फ्रेंडशिप इज ए स्वीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर एन अपॉर्चुनिटी। मित्रता यह मधुर दायित्व है, अवसरवादिता नहीं। हनुमान जी जिनके भक्त थे, प्रभु रामचंद्र जी, वो 14 वर्ष वनवास में रहे। उत्तराटिका को मारा, बाली को मारा, रावण को मारा, खरदूषण को मारा, लेकिन मित्रता किसके साथ? लंबी सूची है। 500 वर्ष बाद यदि भारत में हम सबका आदर्श, हम सबका आराध्य, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनसे यदि आज कुछ सीखना है, तो ये एक गुण में यदि सीख लिया तो हमारी ये संसार सागर की नैया पार हो जाएगी। मित्रता ये वो गुण है, और इसलिए हम कुटुंब प्रबोधन में यहाँ जैसे हम सब मिल गए, आज से आप जो भी यहाँ पर शिक्षा विद्या प्राप्त करेंगे, आपका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो आपके साथ वैसे ही रहेंगी, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा शब्द हम अपने व्यक्तित्व में जोड़ लेंगे। मैं कौन हूं? मैं कुटुंब मित्र हूं। और इसलिए जैसे खलील जिब्रान का बताया, ऐसे एरिस्टोटल ने भी बताया है फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट, फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर एंड फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल। अधिकतर फ्रेंडशिप के ऊपर ये दो शब्दों के लिए दिखती है, मौज मस्ती करेंगे सारे। ये देहरादून गया था मैं, वहां पर बड़े बड़े हिल स्टेशन पर क्या दिखता है, छुट्टी के दिन में बस मौज मस्ती, गाड़ियां आती है, दौरे की बोतल आती है, नहीं, फ्रेंडशिप और प्रिंसिपल। विभीषण को राम ने अपनाया। मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ी, विभीषण को लेते समय राम जी ने तुरंत निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं हुआ है। सारा उसके सुग्रीव और सब लोग बैठे हैं साथ में, पूछा गया क्या करना, विभीषण को अपने साथ लेना, सबने विरोध किया है। मूल वाल्मीकि रामायण की अपनी मर्यादा में कथा पढ़ाऊं मैंने। एक अकेला हनुमान ऐसे निकला, उसने कहा नहीं, मैंने उसको परख लिया, वो सच्चा पक्का निष्ठावान मित्र बनेगा। बाद में राम जी ने निर्णय लिया, हाँ ठीक, सब विरोध कर रहे हैं, एक बराबर बताता है। नेतृत्व ने हर बार ये ध्यान में रखना, हम जनतंत्र में है, फिर भी ये विजडम, ये विवेक हमारा जागरूक रहना चाहिए। महाराष्ट्र से आ रहा हूं, वहां के समर्थ रामदास, उन्होंने जो दासबोध ग्रंथ लिखा, उसमें विवेक, विजडम, इस शब्द को 250 बार लिखा है। हमारे व्यक्तित्व में केवल ये एक शब्द विजडम आने से सारे दरवाजे खुल जाएंगे। एक केरल में
श्रीधरन नाम का युवक था। अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्ण करके रेलवे में सेवा देने लगा। उसके बड़े अफसर को जापान में आयोजित मेट्रो इस विषय को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने भेजने का निर्णय लिया। उसके पास ये भारतीय ज्ञान था, भारतीय दृष्टि थी, भारतीय जीवन दृष्टि थी। क्या थी वो? यहाँ पर हमारे यहाँ 4 आश्रम की बात चलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये भाई साहब एक 4-6 महीने के बाद रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने अपने बड़े अफसर को कहा, जैसे यहां पर एक रचना है ना, बड़े अफसर को कहा कि मैं जाने से क्या करूं, मेरा तो उसमें नाम बड़ा हो जाएगा, लेकिन देश का हित नहीं, उसमें देश का भला नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा, भारत सरकार सारा खर्चा करेगी, वापिस आ जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, क्या मतलब है? हाँ, व्यक्तिगत मेरे दृष्टि से बड़ा सम्मान है, पेपर में आ जाएगा, फोटो छपेंगे, सारा होगा, देश का है। तो ऐसा करेंगे, युवा इंजीनियर को भेजेंगे, ढूंढा, श्रीधरन जी, इसको बुलाया, बताया सारा आपको जापान। श्रीधरन क्या बोलता है? श्रीधरन बोलता है 5-6 दिन के कॉन्फ्रेंस में क्या सीखने को मिलेगा, 15-20 दिन रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। सरकार की भाषा शुरू हो जाती है। हमारे मान्यवर राजीव जी डायरेक्टर है, उनकी उपस्थिति में बहुत धैर्य के साथ बोल रहा हूँ, वो क्षमा करेंगे। सरकारी भाषा क्या रही है कोई मालूम है। देखो सैंक्शन 7 दिन का हुआ है, तो उसके आगे 1 पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। श्रीधरन कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं था, तो उनके मित्रों ने, परिवारजनों ने धन इकट्ठा करके इसको जापान भेजा। वहां पर मेट्रो का सारा ज्ञान लेकर उसकी सक्सेस स्टोरी है दिल्ली मेट्रो। इसके साथ मैं परिवार में बैठा हूं, इसलिए बताता हूं। मेरी बहन रहती है गुड़गांव, मैं नागपुर से दिल्ली रेल से जाता था, भोला कुआ 1.5 घंटा और 150 रुपया खर्चा करना पड़ता धूप में। आज 28 रुपए का 28 रुपीज का टिकट निकालता हूँ, 15 मिनट में मेरे बहन को वो पहुंच जाता हूँ। ये है ज्ञान, कष्ट लोगों के, समाज के दुख दर्द दूर करने की सेवा देने का भाव। ऐसे सैकड़ों उदाहरण जीवंत मैं दे सकता हूँ, समय की मर्यादा में। ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए, सामान्य बच्चों के आज के देकर मैं मेरे वाणी को विराम। शामिल में एक पूजा सोमन नाम की बिटिया 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका जा रही थी। हमारा प्रवास चल रहा था, हमारी उपस्थिति में उसका सम्मान हुआ। सम्मान के बाद भी उसको बोलना है, 12वीं की छात्रा, बेटी, युवती, तो क्या बोलती है सारे सभा के सामने? बोलती है मैं अभी अमेरिका जाऊंगी, मैं आपके साथ जब यहाँ थी गांव में शामिल में, तो आपने मेरे को गीता सिखाया, भगवत गीता, तो रोज एक गीता का अध्याय का पाठ मैं करती हूँ। उसके कारण सुख दुख जय पराभव किसी का टेंशन नहीं रहता मेरे, मैं हर बार प्रसन्न रहती हूँ। गुजराती भाषा में बड़ा सुंदर शब्द है प्रसन्न, तमे प्रसन्न रहो, तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो तुम्हारा डॉक्टर प्रसन्न रहे। तो वो बोलती है केवल गीता का रोज एक अध्याय कंठस्थ करने से, बोलने से ये सारा मनोबल मेरे पास रहता है। अमेरिका जाने के बाद भी मैं, ये मेरी जो आदत है वो कायम, वहां भी ये बोलते रहूं। हीरो एंड हैबिट, आदर्श और आदत, इसको एक बार देख लीजिए। मेरे सामने आदर्श क्या है, उस आदर्श का आदत क्या है, उसके साथ मुझे एकजुट होना है। मैं धारवाड़ गया, कर्नाटक, वहां पर
कोमल नाम की बिटिया थी, ग्रेजुएट पढ़ रही थी। वो अपना करियर का तो कर ही रही थी, लेकिन उसी के साथ मुंबई में उसके संगीत के गुरु थे। तो हर महीने 3 दिन धारवाड़ से मुंबई गुरु के चरणों में बैठकर संगीत की आराधना उपासना करना। यह है भारत। जो समाचार पत्र में, टीवी में आपको देखने को मिलता है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन जिसके आधार पर हम भारत का उज्जवल भविष्य देखेंगे वो भारत ये है। ऐसे बंधु भगिनियों को हम मिलेंगे तो हमको भी अपने भारत का भविष्य उज्जवल करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसी प्रेरणा माँ भारती तथा वीर हनुमान हम सबको दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने करियर के साथ करियर, कैरेक्टर, कंट्री, इसका संतुलन, बैलेंस लाने का विवेक हम सबको प्राप्त हो, इस प्रार्थना के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।